ये गलती मैंने बहुत से बच्चों को करते हुए देखा है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो अगर आपने 2 साल परिश्रम करके पढ़ा है, उस पे आपको अगर कॉन्फिडेंस है, तो अब आप इन 4-5 दिन में उसको चेंज करने की कोशिश ना करें। मेरा तो कॉन्फिडेंस गिर जाता है मॉक टेस्ट देने से, प्लीज ऐसा मत करें, क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट है ना, यही सही माहौल आपको दे रहे हैं जो आपको एक्चुअल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेगा कि रिजल्ट क्या होगा, कैसे होगा, मेरी तो दुनिया खत्म हो जाएगी, ये नहीं हुआ। ये आपकी परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर देगा इन दी एक्चुअल एग्जाम। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का एक और बड़े इंपॉर्टेंट डिस्कशन सेशन पे। ये जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनडीए की कर रहे हो, या आपका टारगेट अपनी बोर्ड एग्जाम हो, कुछ भी हो, ये सभी चीजों के लिए ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है। देखिए, होता यह है कि बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन तो बहुत लंबे समय तक करते हैं, 2 साल लगा देते हैं पूरी प्रिपरेशन करने में, लेकिन लास्ट में अगर ये मिस्टेक्स, कुछ मिस्टेक्स जो आपने कर दी, तो आपकी ये 2 साल की मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो आज के इस सेशन में हम समझने वाले हैं कि कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स है जिनको आपको अवॉइड करना है, वरना आपका करी कराई मेहनत पे पानी फिर सकता है। तो चलिए एंड तक देखिएगा इस सेशन को और जानिएगा कौन कौन सी वो मिस्टेक है जिनको आपको अवॉइड करना है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। और ये फिर से ये जो सेशन होगा, ये सभी सब्जेक्ट के लिए वैलिड है, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको तीनों ही सब्जेक्ट देने हैं। तो ये जो मिस्टेक्स होती है ये कॉमन होती है इन ऑल थ्री, है ना? तो इस हिसाब से भी आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर मिस्टेक्स की बात करें, तो जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं और स्पेसिफिकली जब एग्जाम काफी पास में होती है, जैसे अभी आपने देखा होगा कि जेई बड़ी पास में है, फिर थोड़े दिनों में नीट पास आ जाएगी, फिर कभी एनडीए एग्जाम आ जाएगी, कभी आपके बोर्ड के पेपर पास आ जाएंगे। तो सबसे पहली चीज जो होती है, वो एग्जाम के कुछ दिनों पहले जो बच्चे गलती करते हैं, वो सबसे पहली गलती है कि देखिए, एक तो वो चीज करते हैं ओवर स्टडी, है ना? अब ओवर स्टडी आपको क्या कराती है? ओवर स्टडी मींस जस्ट रह गए हैं 4-5 दिन आपके परीक्षा में बचे हैं, और आप अभी बैठ के सोचें कि अब मुझे लगता है मेरा एक वो चैप्टर वीक था, उसकी मैं थ्योरी पढ़ना शुरू कर देता हूं। वो आप थ्योरी में डाइव इन करते हैं, या आप सोचते हैं कि अभी मैं और अच्छे लेवल के, एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देता हूं। और इस वजह से क्या होता है कि आप जब ये कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चन या कुछ नया टॉपिक शुरू करने जाते हैं, इस तरीके की ओवर स्टडी करते हैं एग्जाम के जस्ट चुनिंदा कुछ दिनों पहले, तो आप देखिएगा कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत बुरी तरह डेंट कर देगा। क्योंकि अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन अभी करने की कोशिश करी और आपने पाया कि वो क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहे, तो आपको अपने आप से विश्वास उठ जाएगा। ये गलती मैंने बहुत से बच्चों को करते हुए देखा है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो अगर आपने 2 साल परिश्रम करके पढ़ा है, उस पे आपको अगर कॉन्फिडेंस है, तो अब आप इन 4-5 दिन में उसको चेंज करने की कोशिश ना करें। ये 4-5 दिन में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हो जाएगा। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस थ्रू आउट द ईयर्स करी है आपके प्रिपरेशन के दौरान, तो आप निश्चिंत रहिए, आपका पेपर अच्छा ही जाने वाला है। और अगर कुछ नहीं किया है, तो लास्ट के 4-5 दिन में एक्स्ट्रा करके आप अपनी थकावट ही बढ़ाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत आप सिलेक्ट नहीं हो रहे थे तो ये 5 दिन में आप 500 क्वेश्चन करने का टारगेट करें कि लास्ट 5 दिन में 500 क्वेश्चन कर दूंगा, सिलेक्ट नहीं हो रहा था तो हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है ना। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको जितनी रिक्वायर्ड मेहनत है, हर बच्चे को उतनी मेहनत तो करना ही पड़ती है। सो डोंट ओवर स्टडी, दिस इज अ कॉमन मिस्टेक दैट पीपल डू। तो करना क्या चाहिए? फिर प्रश्न ये उठता है, अगर ये ना करें तो, नई नई चीजें ना पढ़े तो क्या करें? देखिए, आप जो आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उन्हीं का रिवीजन करिए। कहां से रिवीजन करें? कि आप कोई बुक पढ़े? नहीं, बुक मत पढ़िए, फिर से वही होगा। अगर उसने कुछ अलग तरीके से उस फॉर्मूला को लिखा होगा जो आप ऑलरेडी जानते हैं, आपको डाउट उठ जाएगा, अरे ये यहां तो ये फॉर्मूला है, वहां ये था, फिर यहां से कंफ्यूजन, वहां से कंफ्यूजन, एग्जाम में गए तो कंफ्यूज हो गए कि वो वाला यूज करूं, ये वाला यूज करूं, आती हुई चीज को आप खराब कर देंगे। तो आप रिवाइज करें तो अपने नोट्स के थ्रू रिवाइज करें। इसीलिए हम कहते हैं नोट्स जो होते हैं ना बच्चे के, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। 2 साल बच्चे ने परिश्रम किया, लेकिन
वो सब क्लासेस अटेंड करी, वो सब टाइम था, लेकिन लास्ट में काम क्या आता है, लास्ट में रिटेन आप क्या कर पाते हो, आपके जो नोट्स में लिखा है ना। तो नोट्स ही आपका अंत में सहारा बनते हैं। तो इसीलिए अपने नोट्स के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें, और सबसे जरूरी बात फॉर्मूला शीट्स बनाएं, क्योंकि आप कितना ही अच्छा कॉन्सेप्ट जानते हैं, लेकिन अगर फॉर्मूले में आपने जरा सी मिस्टेक कर दी कि स्क्वायर था वो आप स्क्वायर भूल गए, या नीचे एक डिवाइड बाय 2 था फॉर्मूले में वो भूल गए, आपको सब आता था लेकिन डेरिवेशन करने का समय नहीं होता है जब आप एग्जाम में जाते हैं। कितना ही अच्छा कॉन्सेप्ट हो, वहां बैठ के डिराइव तो करोगे नहीं, वहां तो आपको ऑन द टिप्स फॉर्मूला होना चाहिए, है ना, कॉन्सेप्ट साइड में हो जाता है। तो इसीलिए आपको यह ध्यान रखना है कि फॉर्मूला शीट आपकी पक्की होनी चाहिए। लास्ट के 1-2 दिन तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले का रिवीजन रिवीजन रिवीजन। एक बार फॉर्मूला शीट देख के बनाई ताकि कोई गलती ना हो, ये बड़ा जरूरी है ना, कुछ लोग बिना देखे बनाने की कोशिश करते हैं, गलती उसमें कैरी हो जाती, तो ऐसा मत करिए। बुक से नोट से देख के मैच करके फॉर्मूला को और फिर फॉर्मूला शीट बनाएं, और बाद में जब एक बार आप बना लें उसको पढ़ें, 2-3 बार उसको रिवाइज करें, और फिर लिख लिख के एक बार खुद से उन चीजों को फिर से लिखें, या ऐसा कह ले वही फॉर्मूला शीट फिर से बनाए बिना देखे, तो आपका एक और बार लिख के पक्का वो फॉर्मूला हो जाता है। तो यही कुछ चीजें जो आपको लास्ट के अब 4-5 दिनों में करनी होती है, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा मत करिएगा। चलिए, तो ये एक मिस्टेक आप अवॉइड करिए। अब दूसरी मिस्टेक, अब एग्जाम पास आ रही है ना, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट देने से बचते हैं। मॉक टेस्ट देने से इसलिए बचते हैं क्योंकि जब मॉक टेस्ट का स्कोर देखते हैं तो घबराहट होती है कि अरे टेस्ट देते हैं, बैठा नहीं जाता सर, 3 घंटे बैठने का बड़ा मन नहीं करता, और उसमें इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं, मेरा तो कॉन्फिडेंस गिर जाता है मॉक टेस्ट देने से। प्लीज ऐसा मत करें, क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट है ना, यही सही माहौल आपको दे रहे हैं जो आपको एक्चुअल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप पढ़ते रहें, कितना ही अच्छा पढ़ लें, लेकिन आप हमेशा पढ़ते थे अपने कंफर्ट जोन में। सोचिए, आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर देते थे जब अपनी प्रैक्टिस के दौरान, लेकिन आप कभी भी टाइम का ट्रैक नहीं करते थे, आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाला जाता था। आपने जैसे क्रिकेट में देखा होगा, कितना ही अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन जब दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो सब खिलाड़ी नहीं चल पाते। कितना ही अच्छा टैलेंटेड खिलाड़ी हो, कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं दबाव में वो आउट हो जाते हैं जल्दी। तो यही चीज होती है, दबाव बहुत आपकी एफिशिएंसी को गिरा देता है। आता हुआ क्वेश्चन आपसे दबाव में नहीं बनेगा, तो दबाव के लिए अपने आप को तैयार करें, प्रेशर सिचुएशन के लिए। कैसे करें? मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में आपको टाइमर प्रॉपर साथ में घड़ी रख के करना है। कुछ लोग तो मॉक टेस्ट को भी डीपीपी की तरह सॉल्व करते हैं, टाइम से क्या लेना देना, बस क्वेश्चन कर लो। नहीं, ऐसा नहीं है, उसको टाइमली करें। इसलिए आप देखते हैं जेई मेंस में कई बार क्वेश्चन तो बड़े आसान आते हैं, क्लास में कराते हैं तो बच्चे बोलते हैं अरे सर ये इतना क्वेश्चन, क्या रियली में इतना इजी क्वेश्चन आया है जेई या नीट में? ऐसा क्या रियली होता है? तो होता है, लेकिन वो क्वेश्चन एग्जाम में डिफिकल्ट बन जाता है बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट। जब भागम भाग होती है, 1 मिनट रह गया, 1 मिनट में बस अब इसको सॉल्व करना है, तो कितना ही ईजी हो, लेकिन आप गलती कर जाते हैं प्रेशर में। तो प्रेशर के लिए अगर आपको कोई चीज प्रिपेयर करती है, मॉक टेस्ट। प्रॉपर घड़ी रखें पास में, घर वालों को बोल दें कि अब मैं टेस्ट दूंगा, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, बीच में कोई बात ना करे, प्रॉपर टेबल चेयर पे बैठे जैसा होता है सिनेरियो। पानी बीच बीच में पीने के लिए ना उठें, एग्जाम में आपको नहीं उठने दिया जाएगा, तो आप वाटर बॉटल अपने पास में रखें। और ये 3 घंटे सिटिंग की आदत डालें। ये अगर आदत नहीं होगी तो आप मान के चलिए आपकी बॉडी बड़ी अनकंफर्टेबल फील करेगी एग्जाम वाले दिन, और बॉडी अनकंफर्टेबल फील होगी, फिर माइंड अनकंफर्टेबल होगा, आपका मन नहीं लगेगा अचानक से चीजों को सॉल्व करने में, अचानक से दिमागी थकावट आ जाएगी, आती हुई चीजें आप गलत कराओगे। तो प्लीज प्रिपेयर करें थ्रू मॉक टेस्ट फॉर द एक्चुअल एग्जाम टेम्परामेंट, है ना। अब चलिए चलते हैं तीसरी और जो आपको करना है, एक और चीज जो गलती होती है। अब तीसरी गलती जो बच्चे करते हैं, ओवर थिंकिंग, है ना। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है एग्जाम के 1-2 दिन पहले। डर लगने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं, है ना, पैर ठंडे होने लगते हैं, क्योंकि बार बार मन में आता है कि अरे 2 साल तैयारी करी, इतना पापा ने बोला है कि ये करना है, मम्मी ने बोला है कि ये लाना था, है ना, वो मेरा भाई वो तो पिछले साल क्लियर कर गया, अब मुझे इस साल में नहीं कर पाया तो क्या होगा, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, मैं तो पैसे वेस्ट कर दूंगा। ये जो नेगेटिव थॉट्स लास्ट के मोमेंट्स में आना शुरू होते हैं, ये ओवर थिंकिंग कहलाते हैं।
ये ओवर थिंकिंग अब सही नहीं है। ये ओवर थिंकिंग आपका कोई लाभ नहीं करने वाली, स्पेशली एग्जाम के कुछ दिन पहले तो, ठीक है। यही चीज आप पहले सोच लेते तो हो सकता है और अच्छी पढ़ाई तैयारी कर लेते, लेकिन कोई कितनी अच्छी तैयारी करे, एक सेल्फ डाउट उठने लगता है किसी ना किसी मोमेंट में, राइट। तो सेल्फ डाउट आपको उस समय नहीं उठाना है। आप जेई एग्जाम दे के आ जाएं और फिर उसके बारे में सोचें, है ना, कि कैसा गया क्या गया। और मैं तो कहता हूं उसके बाद भी मत सोचिएगा, आप जो भी जेई नीट जो भी परीक्षा दे रहे हैं उसके बाद भी इतना सोचने की जरूरत नहीं। अब जो हो गया सो हो गया, है ना, दे दिया सो दे दिया। जेई वालों को तो एक अच्छी चीज है कि 2 अटेम्प्ट भी मिलते हैं, तो पहला अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया तो दूसरा अटेम्प्ट आपके पास फिर भी चांस रहता है ना। तो इसीलिए डोंट ओवर थिंक ऑन द रिजल्ट, कि रिजल्ट क्या होगा, कैसे होगा, मेरी तो दुनिया खत्म हो जाएगी, ये नहीं हुआ। ये आपकी परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर देगा इन दी एक्चुअल एग्जाम, और आपको आती हुई चीज खराब करवा देगा। तो प्लीज डोंट ओवरथिंक। चलिए अब चलते हैं अगली मिस्टेक, जो कॉमन मिस्टेक करते हैं। ये लगने में बड़ी ऐसी लग रही है कि अरे ये तो क्या ही बात है, लेकिन नहीं, ये मिस्टेक बहुत बड़ी हो जाती है एक्चुअल एग्जाम डे के दिन। जैसे मैं कह रहा हूं, कुछ चीजें आप अभी लाइटली लेते हैं, लेकिन ऑन द एक्चुअल एग्जाम डे, क्योंकि अभी तक आपने जेई नहीं दी है या नीट नहीं दी और पहली बार देने जा रहे हैं, तो ये चीजों के बारे में आपको पता नहीं होता। ये तभी स्ट्राइक करती हैं एग्जाम वाले दिन। कई लोग बड़े अच्छे से, अरे मम्मी ने तो प्यार से कि आज परीक्षा देने जा रहे हो तो बढ़िया पराठे पे पराठे आपने खा लिए, ढेर सारे एकदम हैवी फूड ले लिया, है ना, हैवी मील ले लिया, बड़ा अच्छा भारी नाश्ता कर लिया और फिर चले गए। तो देखिए ये आपका क्या करेगा, आप जानते बॉडी किस तरह काम करती है, ह्यूमन बॉडी। जब आप खाना खा लेते हैं तो जो मैक्सिमम ब्लड होता है, मैक्सिमम ब्लड रश करता है आपके इंटेस्टाइन्स की ओर। डाइजेशन में आपका जो बॉडी होती है वो मैक्सिमम एनर्जी लगाने लग जाती है जब आप भोजन कर लेते हैं। और इसीलिए आप देखिएगा अक्सर ये होता है बच्चों के साथ, जब खाना खा लेते हैं तो उसके बाद नींद आना शुरू होती है ना। सभी के साथ ये होता है कि बढ़िया खाना खा लिया पेट भर के, अब थोड़ी सी नींद ले लें, झपकी ले लें। वो क्यों होता है? क्योंकि बॉडी स्लो डाउन हो रही है, उसने पूरी एनर्जी डाइजेशन में अभी इस वक्त लगा दी है ना। तो अगर आप सोचिए एग्जाम से पहले आप बहुत भारी खाना खा के चले गए तो क्या होगा? तो भारी खाना खाएंगे तो आपकी पूरी एनर्जी बॉडी वहां लगाएगा, जबकि उस समय आपको पूरा ब्लड फ्लो आपके ब्रेन में चाहिए। यू वांट योर बॉडी टू बी वेरी एक्टिव, वेरी प्रॉम्प्ट, वहीं पर आपका दिमाग एकदम कंसंट्रेटेड, एक्टिव, ऐसा होना चाहिए। तो लाइट मील लें, ऐसा भी नहीं करिएगा दूसरी एक्सट्रीम में मत चले जाइए कुछ खा के ही नहीं गए। अब कुछ खा के नहीं जाएंगे तो आपको वहां भूख लग रही होगी, आप वीक फील करेंगे, बार बार भूख में ही आपका ध्यान डाइवर्ट होगा। तो नहीं, लेना है बिल्कुल बैलेंस डाइट लेना है ना। खाइए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप 4-4 5-5 पराठे खा के चले गए, है ना। एक पराठा खा लिया, 2 पराठा खा लिया। कुछ बनाना जैसा जो फ्रूट होता है ना, बनाना बड़ा अच्छा है, आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा, एक्टिव रखेगा। आप देखिएगा प्लेयर्स भी जितने होते हैं स्पोर्ट्स में खेल रहे होते हैं तो बीच बीच में बनाना खाते रहते हैं, है ना। उसके बाद एक चीज और भी देखी गई है कि उसके पहले आप कुछ ऐसी चीजें जैसे कि ग्लूकोज हो गया या ये हो गया, ग्लूकॉन डी वगैरह हो गया, ऐसी चीजें पी के जाएं जो आपको एनर्जेटिक रखे थ्रू आउट द एग्जाम, जो एकदम से एनर्जी जिनसे एब्जॉर्ब होती है बॉडी में, है ना, ऐसी चीजें आप करें। तो ये बड़ा आवश्यक होता है। कहने को बड़ी छोटी बात लगे, पर ये लोगों के पेपर खराब कर चुकी है ना। और अगर आप बात करें जेई मेंस नीट की तो ठीक है, एक बार दिया हो गया 3 घंटे, लेकिन जेई एडवांस में तो क्या होता है, जेई एडवांस तो 2-2 पेपर लेती है। एक लेती सुबह 9 से 12 बजे तक, है ना, चलो उसमें तो सब एक्टिव रहते हैं। लेकिन दूसरा पेपर जेई एडवांस लेती है दोपहर को 2 बजे से 5 बजे। दोपहर को 2 से 5 वो समय होता है जब अधिकतर लोग नींद लेते हैं, मजेदार। तो जिन बच्चों को दोपहर में सोने की आदत हो जाती है उनके लिए वो दूसरा पेपर देना बड़ा कठिन हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो इस तरीके से आपको अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है फॉर दी एग्जाम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ कॉन्सेप्ट और सब्जेक्ट प्रिपरेशन नहीं, जो देने वाला एग्जाम वो भी प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब एक मिस्टेक, अब चलिए ये सब चीजें तो एग्जाम के पहले की हो गई। अब सोचिए आप एग्जाम देने बैठ गए ना, तो फेज 1 हो गया, बिफोर एग्जाम क्या क्या यू हैव टू लुक आफ्टर। नाउ लेट्स से यू स्टार्ट द एग्जामिनेशन। अब जैसे ही आपने पेपर स्टार्ट किया तो सबसे पहले तो क्या करते हैं कुछ बच्चे, कुछ नहीं देखा, नहीं पेपर में कुछ नहीं, पहला जो क्वेश्चन आया सॉल्व करना शुरू, है ना। ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि कई बार ये होता है कि इनिशियल्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े टफ होते हैं।
है ना, कई बार ऑर्डर में ऐसे दे दिए जाते हैं, और जान करके कई बार तो पेपर बनाने वाला ऐसे देता है कि जो ऑर्डर में बस शुरू हो गया बिना देखे। कुछ बच्चे तो इंस्ट्रक्शन भी नहीं पढ़ते, तो वो पहले 2-4 क्वेश्चन में ही स्टक हो जाते हैं, और जब स्टक होते हैं, कोशिश कर रहे हैं सॉल्व करना है, और उनको लगता है अरे ये फाइनल एग्जाम आ गई है, मेरे से क्वेश्चन नहीं बना तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, तो खूब एक्स्ट्रा एफर्ट उन्हीं क्वेश्चन में डालते रहते हैं। अब हो ही नहीं रहा, पहला नहीं हुआ दूसरे पे गए, दूसरा नहीं हो रहा, खूब टाइम उसमें दिया, अरे ये तो बनना ही पड़ेगा, ऐसा तो चल ही नहीं सकता, इसको तो करना ही है किसी भी हालत में। देखते देखते कुछ बच्चे तो 20 से 25 मिनट गवा देते हैं इसी कश्मकश में कि पहले 2-3 क्वेश्चन करके रहूंगा, क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या ये गड़बड़ हो गई मेरे से। देखिए ये बड़ी गलत आपने एक एटीट्यूड ले लिया एग्जाम को सॉल्व करने का, बड़ी गलत स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले तो आपको जो भी आप सब्जेक्ट उठा रहे हैं, तीनों सब्जेक्ट्स में से जिस सेक्शन को भी उठा रहे हैं, उसमें सबसे पहले गो थ्रू करिए, है ना, क्वेश्चंस का एक ओवरव्यू ले लीजिए। स्टार्ट सॉल्विंग ऐसा नहीं कि देखते ही बस क्वेश्चन को स्टार्ट सॉल्व करना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं। पहले ओवरव्यू लीजिए, कैसे कैसे क्वेश्चन है, किन किन कॉन्सेप्ट पे पूछे गए, पहले ये तो देखो। आपके जो फेवरेट टॉपिक हैं क्या उनका क्वेश्चन पहले आपको दिखाई दे रहा है? जैसे हो सकता है कोई थर्मोडायनामिक्स में अच्छा हो, कोई हो सकता है किसी को इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक बड़ा अच्छा लगता हो, है ना, कोई हो सकता है किसी को एसएचएम बड़ा अच्छा आता हो, किसी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी हो, किसी को इनऑर्गेनिक की चीजें याद है, तो हो सकता है पहले इनऑर्गेनिक में चेक करे कि वो सारी रिएक्शन जो रटी थी वो आती है कि नहीं, है ना। मैथ्स में कोई हो सकता है जो बोले कि भैया मुझे तो प्रोबेबिलिटी बड़े अच्छे से आती है, तो प्रोबेबिलिटी ढूंढे। तो आप अपने स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स के क्वेश्चंस पहले उसमें से पिक आउट करें, उनको टिक कर देंगे, अच्छा ये है ना। एकदम से उनको भी सॉल्व करना शुरू ना करें, पहले ओवरव्यू ले। तो आप ओवरव्यू लीजिए, एक पूरा पेपर की पिक्चर, एक मैप आपके माइंड में शुरू के 5 मिनट में बना लीजिए। आपको हो सकता है बोलेंगे ये 5 मिनट वेस्ट नहीं हुए, बड़े काम के, है ना। आपको पूरा कैसा माइंड मैप, आपको आगे कैसी स्ट्रेटेजी रखनी है वो पूरा समझ में आ जाएगा। अब जैसे ही आपने सर्कल कर लिए कॉन्फिडेंस वाले आपके टॉपिक, वो जाके ऑब्वियसली आप अच्छे से कर ही दोगे क्योंकि वो आपके स्ट्रेंथ वाले टॉपिक हैं। अब क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस आ गया, ये रहता है कि चलो इतना पेपर तो मैंने कर लिया। हो सकता है कि तब आप ये हो जाएगा कि 50% पेपर तो मैंने इजीली कर लिया। कितना कॉन्फिडेंस आया, देखिए कि आधी मंजिल तो पा लिए, अब बची हुई आधी मंजिल पे बस काम करना है। तो इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो जो अगले 50% जिसमें आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, अब आपके रिलैक्स माइंड की वजह से आप उनको अच्छे से अप्रोच कर पाते। और यहीं इसके विपरीत सोचिए, जो बच्चा पहले 3-4 क्वेश्चन टफ कर रहा है, उसका माइंड एकदम घबराहट में हो गया, 20-25 मिनट गुजर गए, 3-4 क्वेश्चन में ही फंसा रहा, और अब लगता है अरे अब तो जेई कैसे होगी, अरे ये टाइम चला गया, मैंने तो घड़ी देखी नहीं। और आगे फिर वो हड़बड़ाहट में जो उसके फेवरेट टॉपिक्स के भी क्वेश्चन थे उनको भी हड़बड़ाहट में गलत कर देता है ना, पूरा पेपर बर्बाद हो जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ टॉपिक्स और उनके क्वेश्चन पेपर में हैव एन एरियल व्यू ऑफ द एंटायर पेपर एंड अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस फर्स्ट, है ना। इस तरह से आप स्ट्रेटेजाइज करिए अपने पेपर अटेम्प्ट को। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा, पेपर को रोटेशन में करना है। रोटेशन इन द सेंस कि आपने जब पहले सॉल्व करना शुरू किया तो अटकना नहीं है ना। हो सकता है बीच में आप एक क्वेश्चन करने लगे, आपका फेवरेट टॉपिक का भी हो, है ना, लेकिन फेवरेट टॉपिक का है तो हमारा ईगो भी बढ़ जाता है। क्या ईगो कहता है, अरे इस टॉपिक की तो मुझे मास्टरी, और कई बार वो क्लिक नहीं हो रहा है। तो अब आप कह रहे नहीं ये तो मेरा स्ट्रेंथ का, इसको तो करके रहूंगा। अब ईगो आ जाता है, ईगो में लगे हुए, कोई बात नहीं ना, अभी नहीं बन रहा है, उसको टाइम दो, ठीक है। आपने दिया जो उसका प्रिस्क्राइब टाइम जितना भी होता है क्वेश्चन का, दिया, नहीं बना, अब आगे बढ़ो, देखेंगे, हो सकता है अभी क्लिक नहीं कर रहा, बाद में करेगा, कम से कम दूसरे जो क्वेश्चन अभी आपको क्लिक कर सकते हैं उनको टाइम दीजिए ना। तो आगे बढ़िए, उसको छोड़िए, आगे बढ़ेंगे, हम बाद में आएंगे, जो जो होते जा रहे हैं उनको टिक लगाते जाएंगे। ऑनलाइन एग्जाम है तो उसमें भी दिख जाता है, ग्रीन ग्रीन हो गए जो आपने मार्क कर दिए ना, जो नहीं है वो भी अलग उसमें दिख जाते हैं कि अभी ये अटेम्प्ट नहीं करें, तो आप रिविजिट उनको कर सकते हैं। तो एक बार पूरा गो थ्रू करिए उस सब्जेक्ट का, फिर वापस से आइए उसमें, है ना, फिर से वापस से देखिए कि अब जो नहीं बने क्या उनको कर सकता हूं, है ना। और उसमें भी मैं तो कहूंगा कि पहले तो थ्रू आउट सब्जेक्ट्स चले जाइए। मैथ्स में भी जो जो बन रहे कर लीजिए, जो नहीं बन रहे सीधा फिजिक्स घुस जाओ, फिजिक्स में जो जो बन रहे कर लीजिए, नहीं बना केमिस्ट्री में घुस गए, है ना, नीट है तो वो नहीं बन रहा, सीधा फिर बायो में घुस गए। तो ऐसा आपको करना है, बाद में लौट के आएंगे सेकंड राउंड में, फिर वो वाले क्वेश्चन देखेंगे जो पहले राउंड में नहीं बने थे, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस आ जाता है इससे, जब हम आधा पेपर तो पहले ही हम लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है।
चलिए अब दूसरी बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है यहां पर, जब आप एग्जाम्स देने जाते हैं तो आपको कुछ रफ शीट मिलती है सॉल्व करने के लिए, है ना। ये पॉइंट बहुत से बच्चे जानते नहीं हैं, चाहे जेई की प्रिपरेशन हो चाहे नीट की प्रिपरेशन हो। हम जब घर पे तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे पास कोई स्पेस का कंस्ट्रेंट नहीं है। कितने एक पेज में आप बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं, आप एक पेज में हो सकता है 3-4 स्टेप्स ही सॉल्व करते हो, आपकी ऐसी आदत हो, है ना। लेकिन जेई जैसी परीक्षा, नीट जैसी परीक्षा, इनमें रफ पेपर जो होते हैं उनका स्पेस फिक्स्ड है कि इतने ही रफ पेपर मिलेंगे। जैसे जेई की बात करूं तो शायद 6 पेपर या ऐसा कुछ रूल है कि 6 शीट से ज्यादा नहीं दे सकते। अब उसके बाद अगर आपकी खत्म हो गई और आपके पास कोई जगह नहीं है तो आप आते हो क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सोचिए, क्योंकि आपने स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया। तो शुरू से आपको स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज करना है। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे लिखो कि खुद ही समझ नहीं आ रहा है क्या था, करो, लेकिन ये याद रखो कि मेरे पास गिनती के ये 6 पेज हैं या इतनी शीट है, इसके बाद मुझे मिलने नहीं वाली। तो उसी में अपने आप चीजों को आपको उसी हिसाब से मैनेज करना है। ये बहुत से बच्चों के साथ हुआ, बहुत ज्यादा उन्होंने स्पेस वेस्ट कर दी रफ शीट्स, बाद में उन्होंने इन्विजिलेटर से मांगा कि और मुझे रफ शीट चाहिए, और हुआ ये कि उन्होंने मना कर दिया, बिकॉज वो भी बाउंड है ना, उनको भी रूल्स हैं कि इतनी देनी है, इससे ज्यादा नहीं देनी है, वो भी पार्शियलिटी नहीं कर सकते। और आते हुए क्वेश्चन बच्चों को छोड़ने पड़े, बिकॉज अब कैलकुलेट करे तो करेगा, माइंड में कैलकुलेशन हो नहीं सकती, तो बड़ी दिक्कत उन लोगों को आई, है ना। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ये कहने को छोटी बात होती है, लेकिन ये एग्जाम दिनों में ये सारी चीजें, जब एक्चुअल एग्जाम हो तब दिक्कत कर जाती है। तो आई होप ये जितनी भी बातें आपको बताई गई, ये गलतियां आप एग्जाम्स में नहीं दोहराएंगे, इनसे बचेंगे। और चलिए, इसके साथ ही आपको मैं ऑल द बेस्ट विश करता हूं। जैसा मैंने कहा, कूल माइंड, काम माइंड से अपना एग्जाम दीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। टेंशन लेने से चीजें आसान नहीं होती, खराबी होती है। इसीलिए कूल माइंड, कंपोज माइंड, काम माइंड से अपना पेपर दीजिए। ऑल द बेस्ट।